हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए एक जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो इसके रिएक्शंस को समझना और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट रहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी और उसके रिजेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। मोर देन 200 ईयर्स अगो साइंटिस्ट या केमिस्ट जो थे उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे जिससे वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते ज़्यादा। तो उन केमिस्ट ने एक अपनी नोशन, एक ख्याल और एक यकीन बना लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो इन दो डिफरेंसेस को मान के उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसी तरह जेकब बर्जेलियस ने वो थ्योरी प्रेजेंट की एक ऑफिशियल फॉर्म में, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसका नाम रखा गया। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग मटेरियल से डिराइव होंगे। हम्म, ये थ्योरी जेकब बर्जेलियस ने 1815 में प्रेजेंट की, लेकिन उस टाइम इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मौजूद थे जिसकी वजह से फ्रेडरिक वॉहलर, एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था फ्रेडरिक वॉहलर फ्रेडरिक वॉहलर ने 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉलर थे इन 1828, जिसने सबसे पहले अमोनियम सायनेट से यूरिया को प्रिपेयर किया। अब अमोनियम सायनेट से यूरिया कैसे प्रिपेयर हुआ? अमोनियम सायनेट को हीट करके हीट किया गया अमोनियम सायनेट को हीट करके उसके दरमियान एक रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट किया गया, उसके अंदर एक रीअरेंजमेंट हुई जिससे यूरिया बन गया। यानी सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की या एक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड यानी सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर रीअरेंजमेंट होकर दूसरा कंपाउंड बन गया। अब इसके अंदर एक स्पेशल बात क्या थी कि एक्चुअल में अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जो यूरिया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्यों? क्योंकि ये यूरिन ऑफ मैमल से डिराइव होता था। तमाम तरह के मैमल्स के अंदर यूरिन में जो कंपाउंड पाया जाता था वो यूरिया था। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड डिराइव हो रहा है वो ऑर्गेनिक ही है। तो इस वजह से सबसे पहले इस थ्योरी की रिजेक्शन फ्रेडरिक वॉहलर ने 1828 में की। और समझ लो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होगी केमिस्ट्री की जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, यानी कलेक्टिवली इसे हाइड्रोकार्बन्स बोल दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा इनके लिए और भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं काफी ज्यादा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रेटेड कार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेराइव वर्ड यूज होता है जब भी कोई चीज किसी चीज से निकले। मान लो अगर अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, मान लो प्लांट से हमारी फूड आता है तो हम कहते हैं कि दिस फूड वाज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी प्लांट से ये जो चीज़ निकाली गई तो उसको डेरिवेटिव बोल दिया, वो प्लांट का डेरिवेटिव हुआ। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो भी एलिमेंट लग जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ,
कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो भी एलिमेंट लगेगा या कोई भी इन एडिशन कुछ भी कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड मिलते हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जो भी आगे यहाँ पे यहाँ पर आकर जो भी लगेगा वो डिफरेंट हो सकता है, और इस तरह वो एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ओके, जो कंपाउंड्स आपको ग्रुप में नजर आ रहे हैं ये थोड़े आई कैचिंग या फिर थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यानी अगर आपसे CCl4 का पूछ लिया जाए, विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड यानी चार चार क्लोरीन्स लगे हुए हैं, इस वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछ लिया जाए तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली इनऑर्गेनिक मार्क कर दोगे। लेकिन दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअल में कुछ हमारे पास कन्वेंशनल चीज़ें भी चलती आ रही होती हैं, कुछ हिस्ट्री के लिए भी रिस्पेक्ट किया जाता है, तो शुरू में इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को मान लिया गया ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसीलिए मैंने आपकी ईज के लिए ये तमाम कंपाउंड्स को एक टेबल की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, जिसे आप अपने आप नोट भी कर सकते हो या मैं लिंक भी दे सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर कार्बन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट। मान लो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट क्यों यूज होता है, ऐसा वो क्यों एसेंशियल है? एक्चुअल ना कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे कहते हैं कैटनेशन। कैटनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से जुड़ता रहे, यानी कार्बन कार्बन से ही जुड़ता जाए, उसकी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो। लिंकिंग यानी ये खुद से लिंक कर सकता है और ये अपने फोर साइड से कार्बन से लिंक कर सकता है। तो आप जब भी देखो कि कोई भी एलिमेंट सेल्फ लिंक कर रहा है तो वो कैटनेशन का प्रोसेस दिखा रहा है। अब कैटनेशन का प्रोसेस इतना स्पेशल क्यों है? कैटन का प्रोसेस इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब भी यहाँ कोई कार्बन जुड़ेगा या यहाँ कोई कार्बन जुड़ेगा, तो दिस बिकम्स अ लूप। एक लूप बन जाता है। जब भी यहाँ पे फोर साइड्स पे कार्बन ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग लूप। यानी कार्बन से आप इनफिनिट अमाउंट टाइम के आप कंपाउंड बना सकते हो। जैसे इस कार्बन से और आगे 3 कार्बन जुड़ जाएंगे, इधर कार्बन से और कार्बन जुड़ जाएंगे, तो दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग चेन, यानी ना कभी खत्म होने वाला सिलसिला। इससे जितने मर्जी लॉन्ग चेन्स कार्बन बन सकते हैं, रिंग्स बन सकती हैं, तो हर तरह का कंपाउंड इससे पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने वाइड स्प्रेड है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट है जो स्टडी करना बहुत मुश्किल रहता है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसलिए उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना मुश्किल होता है, जिस वजह से उनको डिवाइड किया गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। तो एक इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना लेता है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना लेता है। हम अक्सर बोलते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब यही है टेट्रावेलेंट का मतलब यही है कि इसकी 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पे इन 4 पोजीशंस पर ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पर हाइड्रोजन ही आता है, लेकिन इन सम सिनेरियोज यहाँ कार्बन भी आ सकता है, यहाँ कोई और एलिमेंट भी आ सकता है जिसे हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी और कैटनेशन की प्रॉपर्टी मेक्स इट एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो कार्बन पर ही है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, थोड़ी सी स्ट्रेंज या यूनिक प्रॉपर्टी। तो कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मिलियंस मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, वो कार्बन की वजह से ही प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन के अंदर एक अपनी
कैटनेशन की प्रॉपर्टी है। अगेन कैटनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन खुद से ही जुड़ता रहता है और एक इन्फिनिटी तरह के लूप बन जाता है, या इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम्स कार्बन एक अपने साथ जुड़ सकता है, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट भी होती है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से और इसकी स्टेबल सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की वजह से कार्बन जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा ये डिफरेंट एटम्स के साथ, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से इतनी स्टेबल बॉन्ड्स बना लेता है जिसकी वजह से इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आगे हमारे पास नॉन आयनिक नेचर है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक नेचर का मतलब क्या है? और नॉन आयनिक नेचर का मतलब ये है कि वो कोवलेंट है। को नॉन आयनिक होने का मतलब क्या हुआ? यानी वो आयनाइज नहीं होते। आयनाइजेशन का प्रोसेस आपने अक्सर पढ़ा होगा। दिस इज आयनाइजेशन का प्रोसेस। आयनाइजेशन यानी आयंस बन जाना। आयंस क्या है? जैसे H+Cl- जिस पर चार्ज हो। कोवलेंट कंपाउंड्स पर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता या उनके अंदर आयंस नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड्स म्यूचुअल बॉन्डिंग से बनते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है वो हमेशा आयंस से बनते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स स्टेबल भी इसी वजह से होते हैं कि वो कभी आयोनाइज नहीं करेंगे, वो कभी आयंस में टूटेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर आयंस है ही नहीं। वो आयन से बने ही नहीं। आयनिक कंपाउंड की बुनियाद ही आयंस ने रखी है, तो वो टूट सकते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड स्टेबल ही इसी वजह से होते हैं कि वो आयोनाइज नहीं होते। इसीलिए ही ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल हैं। वो इतने ज़्यादा स्टेबल मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा आयनाइज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास होमोलोगस सीरीज आती है। होमोलोगस सीरीज क्या है? मैंने आपको बताया कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट एंड इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ देम। यानी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल नहीं स्टडी कर सकता, जिसकी वजह से इसकी होमोलोगस सीरीज बना दी गई। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? होमो का मतलब होता है मिलता जुलता। होमो का मतलब होता है मिलता जुलता। तो यानी जो भी कंपाउंड्स आपस में सिमिलैरिटी रखते थे या आपस में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर में सिमिलर थे, उनकी होमोलोगस सीरीज बना दी गई। अब होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स में क्या आता है? होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल्स हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स, एल्काइंस, तो ये होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल्स ही हैं। जिस तरह के हमारे पास बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी जो आता है वो सारा होमोलोगस सीरीज है। आगे है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का प्रोसेस क्या है? आइसोमेरिज्म जो है वो एक कॉमन फिनोमिना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आप आगे जाके पढ़ोगे भी। आइसोमेरिज्म इज सो वाइड स्प्रेड, लेकिन एट सेम टाइम इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप इसको साथ साथ लेके चलो। अब आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त एक प्रॉब्लम आएगी कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन्स हैं, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, और आगे आपको ऐसे बहुत से कंपाउंड्स नजर भी आएंगे। लेकिन उनका बेसिक डिफरेंस फिर कहाँ से आएगा? उनका बेसिक डिफरेंस उनकी अरेंजमेंट में आएगा। जिस तरह अमोनियम सायनेट जो है सिर्फ अरेंज करके यूरिया में कन्वर्ट हो गया, हालांकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि उनके पास सेम नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन सब सेम है। जस्ट एक रीअरेंजमेंट हुई है जिसकी वजह से यूरिया बन गया। एंड दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। इसे समझेंगे आइसोमेरिज्म। आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल या सेम। इक्वल या सेम मीन्स आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है इक्वल या सेम,
और मेरिज्म का मतलब होता है या मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो मर का मतलब होता है पार्ट्स और आइसो का मतलब होता है इक्वल या सिंगल या सेम। तो जब दो डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो जाए लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो, उनको आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, किस तरह के कंपाउंड्स किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये आगे हम बाद में चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए इट्स मोर देन इनफ, और एग्जांपल के लिए हमने अमोनियम साइनेट और यूरिया को देख ली। नेक्स्ट पर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है। कार्बन की चार वैलेंसी होती है और ये एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स को कार्बन अपने साथ जोड़ सकता है, या वो किसी और कंपाउंड्स को भी जोड़ सकता है। दे कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो कार्बन जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स तक या बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम्स तक हमारे पास यहाँ पे कार्बन आ सकता है। हमारे बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो ग्लूकोज की गिवन है। हम्म, मान लो आपके पास ग्लूकोज है या स्टार्च है। मान लो आपके पास स्टार्च का फॉर्मूला है विच इज C6H10O5। अब आपके पास सिर्फ स्टार्च का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर n नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो एक इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा लार्ज कंपाउंड्स हो सकते हैं, सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं, जिससे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, ऑयल है। ये सब के सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ह्यूमंस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की नेचर सिर्फ कार्बन की वजह से ही है, क्योंकि वो एक लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स अपने साथ दूसरे कार्बन को एसोसिएट कर सकता है। नेक्स्ट पे है हमारे पास रेट्स ऑफ रिएक्शंस। रेट्स ऑफ रिएक्शंस आप आगे चल के चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, लेकिन किसी भी रिएक्शन का रेट उसको डिस्कस करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा स्लो होते हैं। स्लो होने की वजह क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, और उनकी यील्ड भी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब होता है कोई भी आप प्रोसेस करो और उससे जो आपको प्रोडक्ट मिले। यानी आप यहाँ पे कुछ डालो, एक आपके पास यू कैन से आपके पास एक कोई भी ब्रॉयलर है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो और आप रिएक्टेंट्स डाल रहे हो, वो चीज़ें रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दें वो एक बहुत कम अमाउंट में यील्ड मिलती है। तो यील्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत कम होती है और उनके रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। अब उनके स्लो रेट की वजह क्या होती है? वो उनकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर नेचर। मॉलिक्यूलर नेचर का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूलर नेचर है तो क्या हो गया अगर मॉलिक्यूलर नेचर है? मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से व्हाई वुड द रिएक्शन बी स्लो? रीजन ये है कि ये नॉन आयनिक होते हैं। अगेन जो हमने पॉइंट ऊपर पढ़ा, नॉन आयनिक होते हैं, ये आयनाइज जल्दी नहीं करते, इनको टूटने में टाइम लगता है, इनकी फोर्सेस आपस में स्टेबल होती हैं। इनके दरमियान एक स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, इनके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिसको ब्रेक करने में एक अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा साइड रिएक्टेंट्स और भी चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन एक बहुत स्लो होता है। इसकी वेरियस रीजंस होती हैं।
पास लास्ट पॉइंट जो है वो सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। हम्म वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होने की उनकी रीजन क्या है? अगेन हमें पता है वाटर एमॉर्फस होता है, यानी कि वाटर आयनाइज कर सकता है टू सम एक्सटेंट। तो वाटर कैसे आयनाइज करता है? इस तरीके से वाटर जो है वो आयनाइज कर सकता है। अब मसला क्या है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एज सच कोई आयंस नहीं होते। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड्स रखते हैं। अगर आप नोटिस करो तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज किसी ना किसी उसकी एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। तो आपको अगर एक बात समझ आ जाए तो आप उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं, वो आयनाइज नहीं कर सकते, तो इट्स क्लियर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनका कोई पोलर नहीं होता। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? पोलर का मतलब एग्जैक्ट वही है जो यहाँ पे रिटर्न है, प्लस और नेगेटिव साइन होना। अगर किसी भी कंपाउंड के टूटने पर वहाँ पे एक नेगेटिव वो पॉजिटिव साइन क्रिएट हो जाए तो यानी वो पोलराइज हो चुके हैं, वो अपने अपने पोलर्स में जा चुके हैं, ये पोलर बन गया है, ये पोल बन गया है। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा पोल, तो पोल क्या है? यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ये पोलराइज कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं या सॉल्युबल होते हैं जिनके अंदर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, यानी उन्हीं की तरह के बॉन्ड्स रखते हैं। सो दे रन ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक? आई होप आप लोग ने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि एक जैसे कंपाउंड्स खुद को अपने जैसे कंपाउंड्स के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं या सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर रखते हैं, इस तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कोवलेंट नेचर रखते हैं एंड दे कैन डिसॉल्व टुगेदर। इसी तरीके से कोई आयनिक कंपाउंड है एंड देन कोई दूसरा वाटर है या समथिंग लाइक एसिड है, तो वो खुद में डिसॉल्व हो सकते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। तो organic compounds run on the principle of like dissolve like। आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इट्स नाइस टू नो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, उनका कोई ऐसा कोई कलर नहीं होता। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। थर्मोलबाइल होते हैं, यानी कि ये थर्मली स्टेबल होते हैं। वोलाटाइल होते हैं, यानी वोलाटाइल का मतलब है ये जल्दी उड़ सकते हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। फ्लेमेबल होते हैं, यानी इनको आग लग सकती है। और नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती इन वेरियस मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स।